Good morning students, welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss very important topic, India-China relations. It's a really very interesting topic. If you understand this topic, then you can easily compare India's relationship with China in present time scenario with the past time. So let us start. As you know, after India regained its independence from Britain एंड चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर, जैसे भारत ने अपनी आज़ादी ली थी किससे, ब्रिटेन से, वैसे ही चाइना ने भी क्या किया था, विदेशी पावर्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया था. एंड नाउ देयर वाज द होप, यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी, क्या उम्मीद की जा रही थी, दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि दोनों ही देश इकट्ठे आएंगे और इससे क्या हो जाएगा, जब दोनों देश इकट्ठे होंगे तो एक विकासशील दुनिया का आगाज़ हो जाएगा और एशिया के भविष्य को तय करने में डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे. एंड फॉर दिस अ ब्रीफ वाइल द स्लोगन ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई, ये एक स्लोगन भी दिया गया था, वॉज वेरी पॉपुलर, बड़ा फेमस भी हुआ था. एंड हाउएवर, हालांकि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज मार्ड दैट होप, अब दोनों के बीच में जो मिलिट्री डिस्प्यूट, जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, उसने क्या कर दिया, इस होप को ख़त्म कर दिया था. सो लेट अस डिस्कस दिस डिस्प्यूट रिगार्डिंग बॉर्डर या मिलिट्री डिस्प्यूट. बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश, मध्यमीज युग है नेफानगर एंड अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया. दोनों के बीच में डिस्प्यूट का रीज़न क्या रहा था, एक तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया जिसको नेफानगर बोलते हैं. चाइना क्या शो करता है, चाइना शो हिज राइट, हिज क्लेम ऑन सम एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. दैट्स वाई इफ एनी इंडियन लीडर विजिट टू अरुणाचल प्रदेश देन चाइनीज़ स्टार्ट प्रोटेस्ट ऑफ इट. इसीलिए चाइनीज़ क्या करते हैं, जैसे ही कोई भारत का नेता वहाँ पे जाता है दौरे के लिए तो वहाँ के लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं. एंड अक्साई चीन जो लद्दाख का एरिया है, ये भी क्या है, ये डिस्प्यूट का कारण था. चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950. देखो पहले इन्होंने स्लोगन दिया था क्या, हिंदी चीनी भाई भाई, बाद में क्या कर दिया, 1950 में चाइना ने टेक ओवर कर लिया किसको, तिब्बत को. और इससे क्या हुआ, विच वॉज प्रोटेस्टेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना, इससे भारत ने क्या किया, चाइना का विद्रोह किया, विरोध किया ओपनली. एंड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ साइनो इंडिया बॉर्डर, और चाइना ने क्या किया, कुछ बस्तियां बसा दी अपनी भारत और चाइना बॉर्डर के ऊपर ही. ओके, ये रीज़न रहा डिस्प्यूट का. सेकंड, चाइना अटैक ऑन इंडिया इन 1962. अब क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस टाइम चाइना वंस अगेन ट्राई टू शो इट्स क्लेम ऑन सम एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया पे वो अपना हिस्सा दावा दिखा रहा था, एंड अक्साई चीन ऑफ लद्दाख एरिया. सो दैट्स वाई फॉर टू शो देयर डोमिनेंस बोथ कंट्री इन्वॉल्व इन अ वॉर. सो चाइना अटैक ऑन इंडिया इन 1962. चाइना ने भारत पे अटैक कर दिया 62 में. एंड ड्यू टू दिस अटैक, जब ये अटैक हुआ डेफिनेटली इंडिया लॉस्ट दिस वॉर, इंडिया इस वॉर में हार गया था. एंड इसी कारण जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, राजनीतिक संबंध थे भारत के और चाइना के, वो दोनों क्या हो गए, डिग्रेडेड हो गए. मतलब 1976 तक कोई भी संबंध आपस में नहीं रहा, राजनीतिक संबंध भारत और चाइना में. आफ्टर दैट अ सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजोल्व द बॉर्डर इश्यूज वर ऑल्सो इनिशिएटेड इन 1981. और वहाँ पे जो कुछ बस्तियाँ जो बसाई गई थी वो 1957 से 1959 के दौरान चाइना ने क्या किया था, भारत और चाइना बॉर्डर के ऊपर बस्तियां बसा ली, जब उन्होंने तिब्बत को टेक ओवर किया था. ओके, अब 1976 तक क्या हुआ, दोनों में कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रहा. बाद में एक वार्तालाप की एक सीरीज स्टार्ट की गई, कब, 1981 में. लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जो तिब्बत के धर्मगुरु है, रिलीजियस गुरु दलाई लामा, उनको जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया, इसको टेक ओवर कर लिया था, तो इससे क्या हुआ था, वहाँ के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, उनको वहाँ से भागना पड़ा. एंड ही हैज़ टू टेक शेल्टर इन इंडिया.
ये इंडिया की ओपन पॉलिसी है। इफ़ एनी पर्सन कम टू इंडिया फॉर हेल्प देन इंडिया इज़ ऑलवेज रेडी। इंडिया हमेशा तैयार रहता है हेल्प करने के लिए। भारत ने क्या किया, इसका उसको शेल्टर दी थी, पनाह दी थी, और जिससे क्या हुआ, चाइना ने इसे क्या माना, चाइना ने ये कहा कि ये क्या है, आपने डिसिप्लिन को तोड़ा है। उनको एग्रीमेंट होता पंचशील का, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंडिया और चाइना विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इटर्नल अफेयर्स, कि अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भारत ने दलाई लामा को भारत में पनाह दी है। इससे क्या हुआ है कि भारत कोई षड्यंत्र रच रहा है चाइना के खिलाफ। ओके, तो ये भी एक इशू रहा था जिसके कारण 1962 का वॉर हुआ था। एक्चुअली रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन चाइना ने क्या किया था, सिर्फ एक एलिगेशन लगाया था भारत के ऊपर। ओके, आफ्टर दैट राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988 टू इम्प्रूव चाइना इंडिया चाइना रिलेशंस। अब फिर राजीव गांधी ने चाइना की विजिट की ताकि दोनों देशों के संबंध को इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि एज द चेंज विद द लीडरशिप, जैसे चेंज होते गए लीडरशिप में विद द टाइम, समय के साथ साथ, देन बोथ कंट्रीज फील द नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप। दोनों देशों को आवश्यकता महसूस हुई अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की। अब बॉर्डर डिस्प्यूट हम पढ़ चुके हैं। नाउ they have also signed agreements on cultural exchange and cooperation in science and technology। अब दोनों देशों ने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किए, एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए, संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए, और कॉरपोरेशन, दो क्षेत्रों में कॉरपोरेट, एक तो साइंस में, एक टेक्नोलॉजी में। एंड आफ्टर 1999 1999 के बाद ट्रेड इंक्रीज्ड बाय 30% एनुअली, 30% बढ़ोतरी होती गई दोनों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे क्या था, टू साइडेड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए थे। इन 1992 में 1992 में क्या था, 33 करोड़ 80 लाख, मतलब कि 338 मिलियन का इनका व्यापार हुआ, और जो बढ़ते बढ़ते 2006 तक लगभग कितना हो गया था, 18 बिलियन, मतलब 18 अरब तक। अरब मतलब कि पहले क्या था, पहले लाखों में था, अब क्या था, अरबों तक पहुंच चुका था, 18 अरब तक का हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, कोऑपरेट विद ईच अदर इन एरियाज दैट कुड अदरवाइज क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम उन एरियाज़ के अंदर भी क्या करें, कोऑपरेट करेंगे। रिसेंटली बहुत कंट्री इस बात के लिए एग्री हो गई थी, भारत और चाइना, कि उस एरियाज़ में भी हम क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ एनर्जी डील्स अब्रॉड, की विदेश में जो एनर्जी से रिगार्डिंग, जो एनर्जी के रिगार्डिंग जो भी समझौता होना था, जो डीलिंग्स, जो सौदा होना था, ठीक है, मतलब कोई भी सौदा कर रहे थे इस एनर्जी के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग तक, ताकि दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। एंड बोथ कंट्रीज एग्री टू अडोप्ट सिमिलर पॉलिसीज़। दोनों देशों इस बात पे एग्री हो गए कि हम दोनों एक जैसी पॉलिसी अपनाएंगे ग्लोबल लेवल के ऊपर, इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और चाइनाज असिस्टेंस टू पाकिस्तान, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जिससे भारत और चाइना रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, लेकिन भारत ने उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फर्स्ट क्या था, जैसे चाइनाज असिस्टेंस टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस। अब चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उनकी हेल्प की, किस में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। क्योंकि देखो भारत का और चाइना का भी आपस में युद्ध, भारत और पाकिस्तान का भी ऑलरेडी युद्ध हो चुका था 1965 में, 71 में युद्ध हुए थे इनके। तो भारत नहीं चाहता था कि चाइना सपोर्ट करे, लेकिन चाइना ने उसको सपोर्ट किया, और बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने सक्सेसफुली क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर बॉम्ब का। एंड चाइनाज मिलिट्री रिलेशन, चाइना ने अपने मिलिट्री रिलेशन रखे किसके साथ, बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। ये भी क्या थे, नेगेटिव व्यूड थे, लोगों ने इसको गलत माना। जो इंडियन लोग थे सभी ने क्या कहा, ये गलत है, जब भारत के चाइना के साथ रिलेशन है तो चाइना अपने रिलेशन भारत के पड़ोसियों के साथ ना बनाए, उनको प्रवोक ना करे भारत के अगेंस्ट। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जापान के बारे में पढ़ेंगे। अब सभी आप जानते हो टेक्नोलॉजी के मामले जापान क्या है, जापान इज़ फादर ऑफ टेक्नोलॉजी। जापान वॉज फादर ऑफ टेक्नोलॉजी इन पास्ट टाइम में भी था, अभी भी है।
लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, बाद में चाइना कॉपी ऑफ जापानीज टेक्नोलॉजी एंड बिकेम द फादर ऑफ टेक्नोलॉजी। बट यू नो वेरी वेल, कॉपी इज़ ऑलवेज कॉपी, कॉपी हमेशा कॉपी रहती है। सो दे हैव हर रेपुटेशन इन making high technology products and having famous brands such as Sony, Panasonic, Suzuki, Honda, Toyota एक्सेट्रा। अब आप जानते हो जापान की एक अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, एक फेमस ब्रांड बनाती है वो टेक्नोलॉजी के, जैसे सोनी का बहुत अच्छे ब्रांड होते हैं, पैनासोनिक कंपनी है, सुजुकी है, होंडा, टोयोटा, बहुत अच्छे ब्रांड बनाती है। सो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये वर्ल्ड के अंदर। एंड इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G8, जो G8 का ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ ये अकेला ही है जो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ओके, जापान, यूएसए, कनाडा, रशिया, ये 8 कंट्रीज़ है G8 के अंदर। ओके, तो उसमें जो एशिया है वो इंडिया को रिप्रेजेंट, जो एशिया, जो जापान है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन पॉइंट से देखें तो इसका क्या है, 10वां स्थान है। एंड जापान इज़ द ओनली नेशन दैट सफर्ड डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड प्रोग्रेस्ड रैपिडली आफ्टर। जापान एक ऐसा देश है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को फेस किया था और बाद में रैपिडली क्या किया, अपनी प्रोग्रेस फिर से की थी। और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बजट ऑफ द UN, ऑलमोस्ट 20%। और 20% ये क्या करता है, UNO को सहयोग देता है, कंट्रीब्यूट करता है। एंड जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज़ ओनली 1% ऑफ इट्स GDP एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब जो इसका जो प्रोडक्शन है, घरेलू उत्पाद, वो सिर्फ क्या 1% है, फिर भी अगर मिलिट्री के बारे में बात करें तो विश्व में इसका चौथा स्थान है, फोर्थ है। क्लियर। अब ये सोचो कि जापान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, अगर होते तो क्या करता ये, तो ये पूरे अमेरिका को हिला देता। क्लियर। और सेकंड थिंग क्या है, अब एक चीज़ और भी है इसके अंदर कि जो जापान है, इट हैज़ वेरी लेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट डिपेंड्स अपॉन import system, and after that it prepare the products, and after that it export it in the world. So dear students, today we have discussed last topic of this chapter. So I hope you will understand each and everything very nicely. If you face any problem, then you will consult me. एग्जाम्पल ऑफ जापानीज टेक्नोलॉजी, एक असीमो, एक विश्व का सबसे क्या है, आधुनिक मानव रूपी रोबोट है ये, जो इंसानों की तरह काम करता है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ जापान। सो नाउ टिल देन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय दिस चैप्टर।